क्या नहीं, कोई नहीं, AEF लॉक है, बोलिएगा नहीं। नहीं, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर कैच कर लिया होगा तो, नहीं कैच किया होगा तो कोई बातें नहीं है, तब आप पंखा का आवाज सुनिएगा, रिकॉर्डिंग डालेंगे। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग पहले पढ़ना है कि बॉन्ड बनाता क्या है। केमिकल बॉन्डिंग है ना। बॉन्ड क्यों बनता है? वाई अ बॉन्ड इज फॉर्म, वाई अ बॉन्ड इज फॉर्म, क्यों बनता है बॉन्ड? स्टेबिलिटी को, समझा? मेन कहानी स्टेबिलिटी का ही है। ठीक है, टू बिकम रिलेटिवली, टू बिकम रिलेटिवली मतलब है, हाँ, रिलेटिवली मोर स्टेबल, समझा? टू बिकम रिलेटिवली मोर स्टेबल, रिलेटिवली का मतलब पहले के स्टेज से अब क्या होना चाह रहा हूं? ज्यादा स्टेबल होना चाह रहा है। तुलनात्मक रूप से अब क्या होना चाह रहा है? ज्यादा स्टेबल होना चाह रहा है, होना चाह रहा है ना। हाँ, लिखा इस बात को। जैसे हमने बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन या सोडियम से क्लोरीन ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? H2O। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा क्यों? क्या इसका मतलब पहले अनस्टेबल था? पहले भी स्टेबल था, अब भी स्टेबल है, अब पहले से ज्यादा स्टेबल है। बात समझ रहा है? और स्टेबिलिटी का मतलब होता है लो एनर्जी। क्या होता है? लो एनर्जी। स्टेबिलिटी का मतलब एनर्जी उसका क्या हुआ? कंपैरेटिवली पहले से कम हो गया। इतना मामला ठीक है। तो वाई अ बॉन्ड इज फॉर्म टू बिकम रिलेटिवली मोर स्टेबल, तुलनात्मक रूप से पहले से ज्यादा स्टेबल होने के लिए। ठीक है, सोडियम प्लस क्लोरीन NaCl, वही कहानी है इसका भी। ठीक है, अब हम लोग को बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, अच्छा बॉन्ड कैसे बनेगा इसका जो ऑब्जर्वेशन है वही रूल कहलाता है। जैसे रूल ऑफ ऑक्टेट है ना। ऑक्टेट क्या कहता है? लास्ट ऑर्बिट में कितना होना चाहिए? कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन। बात बहुत हद तक सही, मतलब 100% सही बात नहीं है, पर ठीक बात है। इधर कितना पॉइंट? एक बार और बोल जल्दी से। हाँ, जरा हाथ दे इधर, जल्दी 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 हाथ देना, जल्दी हाथ देना। 99.1%। ये कितना था? ये जो बाकी था परसेंटेज। तो ऑक्टेट लास्ट ऑर्बिट कंटेंस, हाँ कितना परसेंट सही बात है ये? बोल 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 बोलना, गुड बॉय। तो ऑक्टेट लास्ट ऑर्बिट कंटेंस 8 इलेक्ट्रॉन, ये ठीक बात है, बहुत हद तक 100% सही बात नहीं है। इसके बाद और भी रूल्स आए जो बॉन्डिंग को, जैसे हाइड्रोजन इसके ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आता था, 8 कहाँ आया? ये स्टेबल हो जाता है। कहने का मतलब है, ये सब 10वां में पढ़ना है। ठीक है, डुप्लेट रूल, ट्रिपलेट रूल, जो ही रूल, ऑक्टेट ऑक्टेट जितना रूल है तुम्हारा सब 10वां तक का रूल है। लेकिन अब आते हैं हम लोग बात कि बॉन्ड प्रकार के कितने होते हैं। ये सब ठीक है, ऑक्टेट ऑक्टेट रूल नहीं लिख पाएंगे हम। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? जनरली तो 2 ही प्रकार के हैं, उसी का स्पेशल केस है। वैसे तो कहो तो बॉन्ड एक ही है, कोवेलेंट बॉन्ड ही है। उसी का एक्सट्रीम केस क्या है? आयनिक बॉन्ड। इतना मामला सही है? ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड का कहानी देखो। ठीक है, बॉन्ड कितने प्रकार का है रे? आयनिक, अरे वो तो ठीक है, अब कॉन्सेप्चुअली तो एक ही है, आयनिक और कोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? अच्छा, कंप्लीट शेयरिंग का है होगा। कंप्लीट शेयरिंग होने के लिए क्या जरूरत है? एगो मेटल होगा या, है ना, एगो मेटल एगो नॉन मेटल। मेटल कैसा होना चाहिए अच्छा आयनिक बॉन्ड बनने के लिए? अच्छा मेटल क्या समूह सुंदर होगा? हाँ, जिसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, आसानी से इलेक्ट्रॉन
अपना लूज कर दे। और एक अच्छा नॉन मेटल कौन होगा? अच्छा, पीरियोडिक टेबल में इसको कैसे डिफाइंड करेगा? जितना दूरी होगा, मतलब एक पीरियड में दो के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा उतना अच्छा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों के बीच में होगा। समझा बात? जितना ज्यादा दूरी होगा एक पीरियड में उतना अच्छा। हाँ, तो मेटल के लिए मेटल कैसा फेवरेबल है? अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, हैविंग वेरी लेस आई मतलब, और नॉन मेटल कैसा हो? वेरी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के मिलने की खुशी में जो पार्टी दिया गया, किसके द्वारा? हाँ, उसी को क्या कहते हैं? गुड। फर्जी बात सब कितना अच्छे से याद रहता है, गुड बॉय, है ना? कितना %? हाँ हाँ, 9.1। हैविंग वेरी लेस आयनाइजेशन एनर्जी। कल से इसका खाता खुल गया बैंक में, हर दिन 1-2 लाख डिपॉजिट मारिए देता है। कल 2 लाख था, आज 1 लाख है। इतना मामला ठीक है। एक अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरत है? ठीक है। और ये याद रखना, जब कोई भी बॉन्ड बनता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। क्या बोलते हैं? बॉन्ड इंथैल्पी। जब कोई ये बनता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड इंथैल्पी, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड जो है सो मॉलिक्यूलर फॉर्म में तुमको नहीं मिलेगा, मतलब उसके आयंस तुमको मॉलिक्यूल के सॉरी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे NaCl, तो तुमको एगो NaCl कहीं नहीं मिलेगा, मतलब एगो Na एगो Cl साथ में कहीं, वो हर समय हाँ क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं? और उनका एक अपना अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को सॉलिड स्टेट चैप्टर क्लास 12 में पढ़ना है। आ रहा बात समझ में? किस तरह का अरेंजमेंट है, कैसे लैटिस अरेंजमेंट उसको कहते हैं, इसीलिए इसका नाम लैटिस एनर्जी भी होता है। देखो समझो, बॉन्ड एनर्जी बात याद रखना। अब भाई दुओं के बीच में खाली बॉन्ड बने तब ना उसको देख लें, या उसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिले तब ना देख लें। पानी को जब भाप बना देगा तो किस फॉर्म में मिलेगा? H2O मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा ना। HCl गैस किस फॉर्म में मिलता है? HCl मॉलिक्यूल के फॉर्म में। और ये सॉलिड्स, ये जो बनते हैं जनरली सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में मिलते हैं। और क्रिस्टल में बहुत सारा NaCl एक साथ होगा, जिसमें एगो मॉलिक्यूल, यहां मतलब समझो आयनिक सॉलिड में मॉलिक्यूलर बेसिस नहीं देखा जाता है। आयनिक सॉलिड में मॉलिक्यूलर बेसिस नहीं देखा जाता है। कोवेलेंट सॉलिड में सॉरी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, कोवेलेंट बॉन्ड में मॉलिक्यूलर बेसिस देखा जाता है। मॉलिक्यूल का क्या कहानी है? तो आयनिक सॉलिड में इसीलिए हम लोग जो एनर्जी डिफाइन करते हैं, बॉन्ड एनर्जी कम डिफाइन करते हैं, लैटिस एनर्जी डिफाइन करते हैं। तुम लैटिस से बॉन्ड एनर्जी निकाल नहीं सकते हो। अब इसका ये थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिकल पार्ट है, ठीक है। यहां देखिए, सोडियम क्लोराइड का ही देख लीजिए। सोडियम अपना एगो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना? Na+। क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बना? Cl-। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगा, दोनों आपस में चिपक के क्या बन गया? NaCl बन गया। NaCl बनने के बाद NaCl बन गया। अब एक बात बताओ, हम बोले तुमको कि ये किस फॉर्म में रहता है? क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। तो हम लोग जनरली 1 मोल के लिए देखते हैं। किसके लिए? इसीलिए हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे किलो जूल पर मोल में। 1 मोल NaCl के लिए देखेंगे। तो तुम 1 का तो निकाल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। 1 मोल का निकल गया तो 1 का, ठीक है। पर इसका जो बिहेवियर हम लोग स्टडी करेंगे उसको किस फॉर्म में कहते हैं? अब यहां पे ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने वाली बात है। देखिए, रिएक्शन जो करता होगा वो तो एटम करता होगा। एटम क्या होना चाहिए? आयनाइज। अब सोडियम भी किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड के फॉर्म में। बात समझ रहा है? सोडियम भी किस फॉर्म में है? सॉलिड। अब उसको तुम क्या करोगे? पिघलाओगे। पिघला कर क्या करोगे? पहले एटम फॉर्म में लाओगे, तब ना आयन बनेगा जी। कि सोडियम अपने क्रिस्टल फॉर्म में आयन में आ जाएगा। जैसे सोडियम सॉलिड है, उसको आयन बन जाएगा ऑटोमेटिक। उसके लिए तो गैसियस एटम चाहिए, तो इसको गैसियस, क्लोरीन होता है क्या है? गैसियस। समझ में आ रहा बात? अब वो दोनों जब मिलता है तो क्या बनता है? सॉलिड। तो समझो गैसियस फॉर्म से कहां आ रहा है?
तो ऑब्वियस बात है एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगा, एनर्जी जनरली बहुत ज्यादा रिलीज होगा। तो वही कहानी है इसके एनर्जी का कि उसी एक मोल जो NaCl मिल के बना तो उसको क्या, उससे जो एनर्जी मिला उसी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और उस एक मोल NaCl को, या ऐसे भी लोग बोलते हैं एक मोल NaCl है, उसको तोड़ करने में जो इतना एनर्जी लगेगा उसको तोड़ करके क्या बनाने में, Na प्लस और Cl माइनस एटॉमिक फॉर्म में लाने में जो एनर्जी लगेगा उसको भी तुम क्या बोल सकते हो, ये दोनों एनर्जी बराबर होगा, लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एनर्जी को कैसे डिफाइन करेगा, बोल लैटिस एनर्जी को कैसे डिफाइन करेगा, the energy required to break, the energy required to break the NaCl, 1 mole NaCl crystal Na plus and Cl minus NaCl का एग्जाम्पल दे लिए, किसी को भी क्रिस्टल को तोड़ने में जो, या ऐसे रुक जाओ, इसको लिख लो, पहले ही लिखो उसका दूसरा लिख लेते हैं, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं। 1 मोल आयनिक क्रिस्टल्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। कॉन्स्टिट्यूएंट आयन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट आयन मतलब जिससे वो मिल करके बना है। स्पेलिंग पे मत जाना, मेरा स्पेलिंग बहुत तगड़ा रहता है। हाँ तुम वो मत देखो ना, मैं भी तो देख सकता हूँ बहुत कुछ, इतना तुम 91.1% मत देखो। हाँ या तो लैटिस एंथैल्पी बोलो या लैटिस एनर्जी बोलो। अरे ये NaCl के लिए लिखवा दिया, ये कह रहा है कि जनरली बात करेंगे तो क्या होगा, हाँ 1 मोल क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल into its constituents ion, into its इसको भी लिख लो। तो अच्छा लड़का है, तुमको सब बदनाम करके रखा, हमको पता, सब लोग ने बदनाम कर रखा तुम्हें। मास्टर है नचनिया नहीं, तुम पूरा पढ़ो। ये सोच रहा है ये जो मैम लोग इस की नचती रहती है वैसा ही वाला, इसलिए डाल रहा है। कुछ बच्चा वहां है ना सेल्फ शिक्षा में, वो लोग भी बोला था कि सर तो पूरा छूटा हुआ है 11th वाला पूरा, हम बोले ठीक है वहां पढ़ाएंगे तो रिकॉर्ड कर देंगे, थोड़ा सा ये लोग का भी हेल्प हो जाएगा रिवीजन के लिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए। वो लोग का भी कोई मान लो इसमें बेनिफिट एब्सेंट हो गया कोई तो उसको ज्यादा दिक्कत, आप बच्चा तो एब्सेंट होना का सोचेगा नहीं ना, अच्छा एब्सेंट कर सकते हो, कम से कम एक जगह छूटेगा, एक जगह तो रिकवर होगा, 3 जगह तो बर्बाद होगा, 2 जगह समझा। नहीं इच्छा हो तो बनाओ, नहीं इच्छा हो तो नहीं बताओ। जैसे बाकी सर को बरगला सकते हो वैसे बरगला देने का मुझको भी, ऐसा हो गया भैंसी उठा के पटक दिया, ये वो दुनिया जान कुछ भी कर सकते। हाँ ये वाला बेस्ट एग्जांपल। अगला छाप दिया, अच्छा आदमी हुए हम लोग, मानता ही नहीं तो मैं क्या करूँगा।
अपना तारीफ हम ही ना करेंगे, तुम लोग तो करेगा नहीं, हमको पता है। क्या करें मजबूरन। मीन कोवेलेंट बॉन्ड तो ओकरा गोदी में रख ले, वो बोतल को बार बार छूता है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बोतल को छूने से इसको क्या सुकून मिल रहा है। वाओ, इसीलिए तुम्हें हर चीज पता है ना, पढ़ाई छोड़ करके। हाँ, यही तो हम देखते रहते हैं, कौन है ऐसा फर्जी बच्चा जो फर्जी बात में तुरंत इंटरेस्ट लेगा, उसमें सबसे नंबर 1 पे तू आता है। तुमको मैं सुधार दूंगा, तू टेंशन मत ले। कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड में एक चीज देखो, आप देखो ये सिंपल सिंपल बातें थी। अब यहां से थोड़ा सा सीरियस टॉपिक शुरू हो रहा है। जैसे आ रहा है कि हम लोग जब एक मैकेनिज्म देखिए, जब हम लोग किसी आयनिक सब्सटेंस को पानी में डालते हैं तो पूरा प्रोसेस क्या होता है। ये सुना है पोलर नॉन पोलर? तो पहले वो पोलर वाला कहानी सुन ले, उसके बाद पोलर बियर के बारे में थोड़ा सा, है ना, हमको पता है पोलर बियर के बारे में, बताया थोड़ा सा। देखो आप पोलर बियर के बारे में नहीं पढ़ा है, अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, गुड बॉय। देखो समझो, आयनिक बॉन्ड जो होता है उसमें तो 2 पोल होगा तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। अरे पोलर वर्ड का क्या मतलब होता है? पोलराइज का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? नहीं कहता समाज पोलराइज हो गया है, इसका क्या मतलब? अभी जैसे तुम्हारे तरफ दंगा हुआ है ना, तो काहे हुआ है? क्योंकि समाज क्या हो गया? पोलराइज्ड। पूरा घींच ले घींच ले घींच ले, डीएम से थोड़ा सा मर जाएगा ऐसे ही, तेरे कारण तो इतना दुख है उसमें। कल भी 4 को डेथ किया, हम समझे, तो घिसते ही रहता है, मुंह बंद भी नहीं कर रहा। इतना हम कोशिश कर रहे हैं कि खतरनाक बात बताएं। आई टीचर को डिमोटिवेट कैसे किया 1 मिनट में, हम इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, कह पूरा मर गए। अब मारते जा रहा, इन्हें जो रोक देगा बीच में, मान लो थोड़ा सा स्टॉपेज है, जनता जनार्दन है, पब्लिक है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो, तुम्हारे ही जनते सब लोग हैं, तुम घींचे में जा रहा है, वैक्यूम कर देगा क्या रे ऑक्सीजन का। देखो यार थोड़ा सा भी यार, इतना थोड़ा सा सामाजिक बनो यार। हाँ, तो पोलर पोलराइजेशन का वर्ड का मतलब कहता है कि ध्रुवीकरण हो रहा है। आजकल जो राजनीति हो रही है, किसी राजनीति हो रही है, सारी पार्टियां क्या कर रही है? सब पार्टियां ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। मतलब एक मजहब एक समुदाय हमारे तरफ आ जाए और एक मजहब एक समुदाय हमारे तरफ आ जाए, समाज बढ़ जाए, जिससे अलग अलग पार्टी को फायदा हो। इसी को हिंदी में कहते हैं ध्रुवीकरण। क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण। ध्रुव बनने का मतलब हुआ, एग्जाम्पल लो, Na और Cl, ये प्लस बनता है और ये माइनस बनता है, तो इसमें तो 2 पोल है ही। ये तो पहले से है कि हाँ हम पोलराइज, हम प्लस वाले तुम माइनस वाले, तो ये पोलर बॉन्ड होते हैं। ये सब क्या होते हैं? या कैसे कंपाउंड हो गए ये लोग? पोलर। ठीक, तो अच्छा, अब कोवेलेंट वाले में भी पोलर आता है। वैसे तो कोवेलेंट थोड़ा देर में शुरू करेंगे, लेकिन उसमें भी पोलर आता है। ठीक है, कोवेलेंट वाले में भी क्या आता है? पोलर। पोलराइजेशन वर्ड का क्लियर मीनिंग समझिएगा, क्योंकि पोलराइजेशन वर्ड बहुत बार आपको इस्तेमाल आएगा केमिस्ट्री में। पोलराइज हो गया, पोलराइज हो गया, पोलर है, बॉन्ड पोलर है, डाइपोल होता है। अरे 2 पोल, सुमित्वा खम्मा वाला पोल नहीं, अभी वो कर रहे हैं, ध्यान यहां रख, तू जो समझ रहा है वो पोल नहीं। पोल का मतलब ध्रुवीकरण, ध्रुव समझ। पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवीकरण। पोल होने का मतलब अलग अलग पंथ में बट जाना, अलग अलग चीज टाइप में बट जाना, अलग अलग यहाँ पे टाइप, जैसे यहाँ प्लस और माइनस, इसी कारण 2 पोल है। अब जैसे HCl है तो क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है, इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा खींच लेता, इसको लगता है मेरा इलेक्ट्रॉन कोई लेके जा रहा है, तो इस पे कितना चार्ज आ गया, और इस पे समझ में आ रहा बात? प्लस और, तो थोड़ा सा प्लस और थोड़ा सा
समझा? तो क्या हो गया, दो पोल आ गया, समझ में आ रहा बात? तो इसी को कहते हैं डाइपोल। हाँ मतलब ही तो आयनिक बाउंड तो पोलर होता ही होता है, आयनिक बाउंड तो पते है भाई पोलर बाउंड है, क्योंकि वो दो ध्रुव में बटे हुए लोगों के बीच का ही बंधन है। ध्रुवीकरण हम फारसी में बोल रहे हैं, तुम बात है कि तुम ध्रुव का मतलब नहीं समझता है। एग्जाम्पल दूं, समझो है, समझेगा। अभी सब क्लास में सबका एक मेंटेलिटी है, अभी एक मेंटेलिटी है, सब लोग एक मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम पूछ दें कि कितना आदमी कुमार सानू का फैन है और कितना आदमी नेहा कुकुर का फैन है, तो कुछ लोग नेहा कुकुर के फैन हो जाएंगे और कुछ लोग कुमार सानू के फैन हो जाएंगे, तो समाज बट गया। अब वह मैटर क्या होगा, कुमार सानू बढ़िया गाता है, कुछ लोग कुकुर बढ़िया गाती है, तो नेहा कुकुर भी एक सिंगर है, हाँ, तो कुछ लोग अपना उसके फैन है, कुछ लोग इसके फैन है, समाज बट गया। क्या हो गया, हमने समाज को दो ध्रुव में बांट दिया, दो पोल्स में बांट दिया, दो भाग में डिवाइड कर दिया। ध्रुव का मतलब है कहीं एक जगह पे बहुत लोग हैं और कहीं एक जगह पे, इसीलिए कहते हैं ध्रुव तारा, वहीं पे उतारा दिखता है। हाँ, ध्रुव तारा, पोल स्टार, आ रहा बात समझ में? एक फिक्स पोजीशन पे वो है लोकेटेड नियर द पोल। ध्रुव वर्ड का मीनिंग सब सेंस में मैंने बता दिया, ठीक है? अब समझिए, अब जब हम लोग अपना नोट करते चलिएगा, जब हम इधर घूम के कुछ लिखने लगते हैं तो आप भी जितना समझे उसको नोट कीजिएगा, है ना? उतना सिस्टमेटिक हमको लिखाने आता नहीं, आपको पता है कि एकदम एक एक लाइन पॉइंट लिखाते चले, वो आपके फिजिक्स में होता होगा और मैथ्स में भी, है ना? सिस्टमेटिक उतना मैं चल नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे इच्छा होता है कि उससे ज्यादा समझाइए। देखो इधर, बस 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 हमको पता था, बंदरम तलवारम न शोभनम, समझा? तो इतना देर से क्या बता रहे थे? पोलर का मतलब उसी को करने की प्रक्रिया पोलराइजेशन कहलाती है। हाँ, एक ही वर्ड है। अब समझ, हम लोगों ने कहा, हम बात कर रहे थे कि जब कोई भी चीज को हम पानी में डालते हैं तो पूरा प्रोसेस क्या उसका, देखो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये पोलर है, जान के कह रहा है, इसको पता है, बताया था ना, बताया था ना एग्जाम्पल, तो नहीं मालूम है, देख रहा थप्पड़, Na आया और Cl आया, तो ये पानी वाला सब जो है ना, बोल रहे Na आया, सब जाकर के O के तरफ से इसके तरफ अटैक कर दिया। मिसेल फॉर्मेशन तुमको याद आ रहा है क्या रे? सब में वही कहानी होता है। और Cl को आई थोड़ा बॉन्ड बना लिया जाकर के, और Cl वाला के तरफ भी पानी गया H के तरफ से, डेल्टा प्लस, है ना? तो यहां पे थोड़ा सा बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार से और आया, है ना? यहां पे डेल्टा प्लस थोड़ा, इसी प्रकार से बहुत सारा घेर लिया। इसी को कहते हैं सॉल्वेशन स्फीयर या हाइड्रेशन स्फीयर। ये जो आयंस को पानी के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या बना? सॉल्वेशन या हाइड्रेशन स्फीयर। कौन सा स्फीयर? हाइड्रेशन स्फीयर। समझ में आ रहा बात? और इस फेनोमेना के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, इस फेनोमेना के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। ये जो बना, ये भी एक सॉल्वेशन स्फीयर है या हाइड्रेशन स्फीयर है। इस फेनोमेना के दौरान भी एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, पानी घेर लिया, हाइड्रेशन, वही अरे सॉल्वेंट। पानी हर समय सॉल्वेंट थोड़ी होगा,
हर वक्त पानी ही सॉल्वेंट होगा ऐसा जरूरी है क्या? पानी भी एक सॉल्वेंट है। हम ये सब बात अभी बताए हैं। अब आ रहे हैं बात। अब एक बात बताइए, बोलेगा सर ये तो आप बताए एनर्जी रिलीज होगा, है ना, ऊपर की तरफ ये भी एनर्जी रिलीज होगा, मतलब हमको मिलेगा। सर NaCl को जो डाले थे तो तोड़ने में एनर्जी नहीं लगा होगा, वो कौन दिया होगा? वो भी यहीं से आया होगा। NaCl को तोड़ा कौन? हाँ, हाथ से तोड़ के डालते हैं, ने उधर चल जाओ। समझ में आ रहा बात? तो क्या हुआ? एनर्जी लगा। अब सुनो, अगर इस दोनों का जो एनर्जी रिलीज हुआ इसका सम NaCl को तोड़ने में जो एनर्जी लगा उससे ज्यादा है, तब ये घुलेगा। यही बात सॉल्युबिलिटी बता रहे। NaCl को तोड़ने में एनर्जी लगा, वो कहां से आया होगा? यही सब जो टूटने के बाद जो रिलीज हुआ, मतलब लागत। और ये अगर ये ज्यादा होगा तो ही घुलेगा, अगर ये कम होगा तो सुन लो, लागत इसमें लग रहा है 100, इससे मिला 25 और इससे मिला 25, लागत भी ऊपर नहीं हुआ, अगला मॉलिक्यूल टूटेगा ही नहीं। नहीं टूटेगा तो घुलेगा, साइमल्टेनियस होता है सर, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो घटने लगेगा। इसीलिए बहुत सारा चीज घुल पाता है और बहुत सारा चीज या कम या ज्यादा घुलने का भी कहानी इसी पे है कि एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है। कौन सा? जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा उतना अच्छा घुलेगा कोई भी आयनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो यही पूरा प्रोसेस है कि किसी हम आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट पानी में डालते हैं तो हाइड्रेशन स्फीयर बनता है। हाइड्रेशन स्फीयर का मतलब पानी के मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, घेरने के बाद थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बनाते हैं, पार्शियली बॉन्ड बनाते हैं, पार्शियली बॉन्ड बनाने के कारण एनर्जी रिलीज होता है। वो एनर्जी अगर इसके लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो घुलेगा, कम है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घुलेगा, धीरे धीरे घुलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा डालेंगे तो घुला, उसके बाद डालेंगे तो नहीं घुलेगा। फिक्स कैसे रहेगा? अलग अलग आयन का अलग अलग ना होगा। हाँ फिक्स नहीं होगा तो एक्सचेंज हो जाएगा। आते हैं उस बात पे भी बात करते हैं कि किस पे डिपेंड करता है। कोई बोलेगा व्हाट इज, या इसी को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। समझ में आ रहा बात? क्या लास्ट में पढ़ाना नहीं तो इसमें बताना ही, पूरा मैकेनिज्म बताना है, पढ़ाना तो बहुत बार है। हाइड्रेशन एनर्जी किसको बोलेगा? द एनर्जी रिलीज्ड, समझ में आ रहा बात? व्हेन समथिंग इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। अब क्या होता है पूरा मैकेनिज्म नहीं एक्सप्लेन करना है, कोई पूछता नहीं है, आपको जानना है कि हाइड्रेशन स्फीयर क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, कोई चीज क्यों ज्यादा घुलता है और कोई भी चीज क्यों कम घुलता है। देखो अब एक चीज ध्यान रखो, जो कोई दो आयन जब जो कोई दो आयन बन रहा है, NaCl बन रहा है, तो इसके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस बात में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है किसी चार्ज के बीच में? K(Q1 Q2/r²। समझ में आ रहा बात? अब बात आ रहा है कि अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, लगभग दो एटम के बीच का डिस्टेंस लगभग सेम है सेंटर टू सेंटर, तो फोर्स किस बात पे निर्भर करेगा? चार्ज पे? नहीं, चार्ज पे ही निर्भर करेगा। लगभग सेम है तो चार्ज पे ही निर्भर करेगा। और अगर चार्ज सेम है तो डिस्टेंस पे निर्भर करेगा। समझ में आ रहा बात? और ध्यान रखना होता क्या है इसमें, एक बात ध्यान रखना, ये नॉर्मल बात है भाई, इसमें क्या करने का। अब इसमें एक चीज एक गौर करो, तुमको हम साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पहले टेबल में पढ़ाए थे। अब उस साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का थोड़ा सा यहाँ पे कहानी देखो। मान लो हम NaCl MgCl2 और AlCl3 का बात कर रहे हैं, ठीक।
NaMgAl, क्लोरीन आयन तो सब में वही है, साइज भी सेम होगा। ठीक, इसमें Na+, ये Mg2+। अब तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ तो किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा? Al वाले का है? एक तो चार्जो बढ़ गया और साइजो छोटा हो गया। तो हम एक दो जगह देखे, कुछ टीचर समझा रहे थे कि जनरली जो है ना लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। मूर्खा हुआ, जैसे ही चार्ज बढ़ेगा तो साइज ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होगा तो ऑब्वियस बात है जितना छोटा साइज डिनोमिनेटर में है उतना ज्यादा होगा वो। तो ये बात नहीं है कि चार्ज पे ओवरऑल डिपेंड करता है और खाली चार्ज पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें 3 चार्ज है। नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें कंपेयर कर रहे हैं तो इसका साइज भी छोटा है। चार्ज बढ़ने से साइज ऑटोमेटिक आयन का छोटा हो जाता है। नेट अट्रैक्शन का फोर्स, ऐसे हटा के हाथ रख, नेट अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा हो जाता है। क्यों? 13 याद कीजिए, इसमें 13, 2 और 8 सोडियम, 11, 2 और 8 कौन ज्यादा जोर से खींचेगा? तो इसका तो साइज छोटा हो गया और वैसे भी क्यू भी चार्ज ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात है, तो दोनों फेवरेबल कंडीशन है ज्यादा एनर्जी होने के लिए। तो इसीलिए AlCl3 का लैटिस एनर्जी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा इन लोगों से कंपैरेटिवली। डाटा देख लीजिएगा, कहीं डाटा है तो एनसीईआरटी अगर दिया है। इसीलिए बोले धैर्य रख बालक, सब चीज का जवाब है मेरे पास, वक्त आने दे। हाँ, यस, किसी को कुछ नहीं मिलता है, जैसे तुम्हें वक्त से पहले कुछ चीज मिला है और कुछ चीज अभी थोड़ा देर के बाद भी मिलेगा, है ना? यस, क्या बात है, सद्बुद्धि आई, है ना? ये वाला बात लिख ले बस कि AlCl3 का लैटिस एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। साइज छोटा हो गया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स मतलब एनर्जी, जितना ज्यादा फोर्स से बंधा हुआ तो ज्यादा एनर्जी रिलीज किया था बनते वक्त। वो तो पहले से बता चुके हैं, वो बात थोड़ी अभी करना, अभी करना एनर्जी ज्यादा होगा। टाइम कितना बचा देखते हो, वो रूल बताना है कोवेलेंट का। हाँ, कल ही बताएंगे। देखो इतना मामला ठीक है। बेचारा सोचा बेकार रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसमें तो लगातार पढ़ाई होते रहता है ना। जा रे जा, हाँ इतना मामला ठीक है। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम का कहानी देख रहा है, कैसे हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए कि कोई सी चीज को घुलाएंगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। उसके बाद ये किसमें लैटिस एनर्जी किस बात पर निर्भर करता है, वो तो ऑब्वियस बात है, F = K/Q1 Q2 / R²। Q1 Q2 ज्यादा होगा तो भी एनर्जी फोर्स ज्यादा होगा, तो एनर्जी ज्यादा होगा, और जितना छोटा होगा डिस्टेंस जितना छोटा होगा उतना। हाँ, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अगर हम बात करें तो ऑब्वियस बात है, जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज भी छोटा होता है, ठीक है। इतना मामला। अब हम लोग एक दो बात पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी जो है सो किस बात पे और निर्भर करती है? मिसमैच ऑफ साइज पे निर्भर करती है।